अमीन शाह उनसे मिले तो माफ कीजिए अब क्या कहा जाए वहाँ। कभी प्रदीप से मिला मतलब उन्हीं बातें आप ना जानिए तो बेहतर है साहब, लेकिन क्या करें साहब, मैं उनसे मिलने गया कि साहब आप हमारे फंक्शन में आइए। अब वो बिल्कुल उनके गाने जो वो पिंजरे के पंछी रहे और जितने भी आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, कितने गाने मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती। पंचामृत, विले पार्ले, ईस्ट, कमला ये होगा। मेरे को तो उनकी बेटी आर्टिस्ट है, उसका एक बार फोन हुआ मेरे वतन के लोगों की रॉयल्टी का चक्कर पड़ गया था, तो उसकी रकम पीसा बैठा उनकी बेटा उनकी दादा साहब मानते थे। तो उनको मैंने इनवाइट करने के लिए कहा कि साहब ये आप आइएगा। तो साहब इतनी ऐसी उनको इम्पोर्टेड वो था, उनके पास सिगरेट का एक केस था और चेन स्मोकिंग किए जा रहे हैं और उसी तरह गालियाँ निकालते जा रहे हैं। तो साहब ये कौन है? ये नौशाद साहब, वॉल्यूम 2 रिलीज फंक्शन की इन्विटेशन की हम बात करते हैं। ये नौशाद इज द चीफ गेस्ट। अच्छा वो दाढ़ी वाला, मुझे इसने बैजू बावरा में गाने नहीं लिखने दिए। मैं भी कि वो विजय भट्ट ने इनको एंगेज किया होगा प्रदीप जी को कि भाई आपको गाने लिखने हैं, तो नौशाद रिफ्यूज बिकॉज ही वाज शकील बनाई, तो उन्होंने मना कर दिया। बट इतना ईगो था, ये 84 में मैं बता रहा हूँ जब सबका जमाना खत्म हो चुका, उनका भी और उनका भी, लेकिन इनका ईगो खत्म नहीं होता। वो एक उसमें अच्छे बहुत बड़े बिस्तर पर पूरा बैठे, बोले आप भी बैठ जाओ, बैठ गया। तब उन्होंने ये और इतनी गालियाँ निकाली कि मैं जब कानपुर में गोविंद नगर में हमारा रेजिडेंस था, तो हमारे घर के सामने करीब 100-150 फीट पे सवेरे एक दूसरा घर था, तो वो रोज सवेरे प्रदीप के गानों का एलपी लगा देते थे। तो गाने अच्छे लगते थे, हफ्ते में 2-3 दिन सुनाई दे जाता। तो वो जो गाने अच्छे गानों की जो इमेज बनी थी वो उस दिन टूट गई जब वो गालियाँ निकालते। तो मैं आज तक मुझे पता है कि ये तो कैसा बोलते हैं और कितना अच्छा लिखते हैं, कितना अच्छा गाते हैं। आपको शायद पता होगा जब ये बॉम्बे टॉकीज में थे तो एक क्रेडिट इनको दिया गया था, मतलब वो क्रेडिट बाद में तो बिल्कुल डिसअपीयर हो गया। स्वर का मतलब एक म्यूजिक डायरेक्टर होता है और एक स्वर का एक नया, ये एक आप मान के चले बाद में खत्म किया कि वो जो कवि प्रदीप ने जो लिखा कि जैसे चल चल रे नौजवान, तो वो गा के खुद म्यूजिक डायरेक्टर को सुनाते, तो वो स्वरकार या ट्यून समझ इसकी ट्यून है, तो म्यूजिक डायरेक्टर उस ट्यून को ऑर्केस्ट्रेशन करेगा और तब रिकॉर्डिंग। तो ये स्वर का, ये प्रदीप स्वरकार है, मतलब गा के सुनाते थे कि साहब ये इस तरह आप इसको स्वर, इसका जो ट्यून है इस तरह ये है। तो वो बाद में तो वो ये पोस्ट ही खत्म हो गई और ये लिखते बहुत अच्छा। बाद में काफ़ी फिल्में आई, मेरे ख्याल टोटल शायद मेरे एक दोस्त हैं औस्थी करके लखनऊ, उन्होंने PhD किया, उनकी PhD की बुक भी पब्लिश हुई। तो वो बॉम्बे तक घूम आए, बोले साहब कोई बताता नहीं कि कवि प्रदीप की फिल्में कहाँ आए और कौन से। तो उन्हें बॉम्बे वालों ने कहा आप इतनी दूर बेकार भटक रहे, आपके बगल में कानपुर है, वहाँ जाइए, जो जाइए हमसे ले लें। और वो मुझे ढूंढो, ये उनकी गस्टेड पोस्ट थी यूपी गवर्नमेंट। तो मैंने कहा साहब स्वागत है आपको। बोले मैं क्या इमेजिन करके आया था? मैंने कहा आप बताइए। बोले मैंने तो सोचा था कि आप तो किसी से बात ही नहीं करते होंगे। मैंने कहा क्यों? बोले साहब बॉम्बे में ये हाल है कि अगर किसी के पास 1% इंफॉर्मेशन, 1%, तो वो देने को राजी नहीं है, बात करने को राजी नहीं है मुझे। लेकिन वहाँ किसी ने ये कहा कि साहब आप उनसे ले लीजिए, और शायद उनकी 85 और 80 बियॉन्ड 80 फिल्म। तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे इनकी, तो मैंने कहा हाँ ले लीजिए, आप फोटो कॉपी अब होने लग गई है तो फोटो कॉपी करा लीजिए और ले लीजिए, आप PhD करिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने दिया, आई एम नो ग्रेटफुल, आपकी वजह से हमारी PhD पूरी। मैंने कहा मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि ये जब हमारा ये रिलीज फंक्शन होता है फॉर द फर्स्ट टाइम वॉल्यूम 25 फरवरी 1984 बॉम्बे में किया, वॉल्यूम 4 ये हमने दिल्ली में किया अनिल बिस्वास जी के जन्मदिन पर, उनके ही हाथों से 7 जुलाई 1986। अगेन 88 वॉल्यूम 1 31 to 48 अक्टूबर 88 बॉम्बे। फिर 91 में वॉल्यूम 71 to 8 और वॉल्यूम 3 का सेकंड एडिशन 97 में। तो इन सब में ये जो म्यूजिक लवर्स आते हैं तो उसी में हम
बहुत लोग को उसकी किताब की हमारी एडवांस बुकिंग भी करा देते हैं, थोड़ा कंसेशनल बुकिंग कर देते हैं। तो वो वहाँ आए, किताब उनको मिल गई, सेल शुरू कर देते हैं रिलीज के बाद। तो वो वहाँ पे स्टेज पर आके जो फिल्म पर्सनालिटीज आई होती हैं तो उनसे वो ऑटोग्राफ, तो एक तो कई लोग पीछे पड़े, साहब आप भी लीजिए। तो मैंने कहा भाई सुनो, ये जो फिल्म पर्सनालिटीज बैठी है जो आई, असली कंट्रीब्यूशन तो इनका है। अगर ये सिंगर है तो आप इनको एंजॉय करते हैं, मेरा काम तो क्या गाना, तो फिर इनका काम ये है तो गाने के आगे इनका नाम लिख दिया। तो आई नो यार इन द पिक्चर वी मस्ट आर ग्रेटफुल टू दिस फिल्म पर्सनालिटीज who have contributed so much of their life. So असली कंट्रीब्यूशन को सब we are all indebted to the music directors of आप किस हिसाब से कभी मिले थे? मैं वही कह रहा हूँ कि मैं मेरा एक मतलब लाइफ में अब तो खैर नहीं रहा, लेकिन शुरू करता कि मैं 10 साल देर से क्यों पैदा हुआ। उसकी बहुत क्लियर वजह मैं बताऊं कि देखिए प्रायर टू 31 1913 से इंडिया में फिल्में बननी शुरू, प्रायर टू 31 साइलेंट हो गई और इट कंटिन्यूड अप टू 1934 एंड प्रायर टू 31 से आला मारा शुरू। मैं हाई स्कूल में था 67, आई पास विद फ्लाइंग कलर्स, मैथमेटिक्स 100 आउट ऑफ 100, डिस्टिंक्शन इन 4 सब्जेक्ट्स। बट सिंस आई वाज एडिक्टेड टू लिसनिंग म्यूजिक, तो ये एक लत पड़ गई मुझे कि गानों को वो कॉपी के एंड में यहाँ पे 2 गाने सुने तो वो लिख लिए ये गाना। तो दिस वे माय कंपाइलेशन स्टार्टेड। So that's how it started. That is how my compilation started, in a very vague. In which year? 67. High school, yes, high school at the age of 16, 17. Okay. तब से start. 1967. 67 high school. उसके बाद में 72 में मैं स्टेट बैंक में आ गया, नौकरी लगी, रोजी रोटी की चिंता नहीं रही, और फिर मैं साथ ये भी। तो 31 में क्या हुआ कि टॉकी फिल्में स्टार्ट हुई हैं आलमारा से। तो आलमारा से स्टार्ट करके मैंने 70 में जब मैंने काम शुरू किया था तो आई थॉट के बस यही 4 डिकेड्स पे कंसंट्रेट। तो इस तरह ये मेरा काम ये शुरू। So 30s, 40s, 50s and 60s. Yes. And 70s also. 70s. Because I had restricted my work, वो रंगूनवाला जी ने फाउंडेशन बनाई थी और हमने एक छोटी सी इमारत उस पर खड़ी करनी शुरू की। एंड मेरा जो हेल्पर उनके बगैर काम नहीं हो सकता था, मिस्टर चैटर्जी, विश्वनाथ चैटर्जी। अर्लियर ही वाज पोस्टेड इन भोपाल, देन ही शिफ्टेड टू नागपुर। तो उसने कहा कि साहब शो मस्ट गो ऑन। तो वो वॉल्यूम 5 71 to 80 जो है वो उसके ही नाम से मैंने किया। तो 80 तक का तो काम हो गया। अब उसके बाद तो म्यूजिक के फायदे Neither music nor lyrics. I know. जी के घर पे के 11-12 न्यू दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्क न्यू दिल्ली, तो उनके घर जाते थे तो उनका ये जो कारपेट है वो ग्रीन कलर था। वो सोफे पर बैठे, हम नीचे बैठते, तो उनके पैरों में चरणों में और उनके किस्से सुनते थे कि साहब 35 में क्या हुआ और 40 में क्या हुआ और कैसे उनका झगड़ा हुआ, कैसे म्यूजिक दिया। तो उन्होंने एक दफा ये पूछा कि साहब क्या कर रहे हो आजकल? तो मैंने कहा दादा क्या करना है? बोले अमरिंदर ये बताओ कि क्या ये 80s की बात में, लेट 80s की बात बताओ कि क्या कुछ ऐसा क्रिएट किया जा रहा है जिसको आप सहेज कर रखेंगे, जिसको कंपाइल करेंगे? तो मैंने कहा ये लीजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर लाइक यू कैन ओनली कमेंट लाइक दैट, क्योंकि और किसी के पास अथॉरिटी नहीं है जो वैल्यूएशन, बिकॉज ही फ्रॉम अर्ली 30s till 65 मिडिल, ये जो छोटी छोटी बातें लास्ट ये लेफ्ट बॉम्बे 1958-59। तो ये मोतीलाल की फिल्म थी, वो उनके बहुत दोस्त थे, तो somehow आखिरी मूवी में। But being in All India Radio, how he could support? No. वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो में एक सुगम संगीत का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया और बीइंग लीजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर और एक्सपीरियंस इनका था, तो एक ऑनरेरी पोस्ट, बट ही वाज बीइंग पेड। He was called director. Hardly for 2-3 years, not long. मैंने उन पर जब मेरा वॉल्यूम 4 जब बॉम्बे दिल्ली में उनके हाथों उनके जन्मदिन पर रिलीज किया
तो मेरी बुलेटिन में मैंने उनका पूरा फिल्मोग्राफी उसमें पब्लिश की। उसके बाद क्या हुआ, अर्ली 60s में उनका बेटा और उनका छोटा भाई वो दोनों पास हुए विद इन अ गैप ऑफ 20 days। तो ही वाज वेरी, बहुत उनकी हालत खराब हो गई। मीना कपूर के साथ में वो परमानेंटली दिल्ली में रहने लगे। फिर ये थोड़ा सा ये जो ऑल इंडिया रेडियो पे रहे महानिदेशक, और उसके बाद ये वो उसमें भी गए हैं इन रेको, अगर आपको याद है कंपनी इन रेको जो हिंदुस्तान का इंडियन रिकॉर्ड कंपनी, उन्होंने सैगल के गाने भी निकाले, उसमें भी कुछ वक्त तक रहे, तो छोड़ दिया इन रेको। But actually, when I wanted to meet him in 359 Defense Colony, मेरे पास वही उनका एड्रेस था which I got from INRECO company because somebody told me that he is working there. So I visited in Delhi and visited this INRECO company. Sorry sir, वो तो जा चुके हैं। मैंने कहा भाई कोई तो बताओ कि वो है कहाँ। बोले साहब हमें तो पता नहीं, लेकिन शायद एक वो कुछ C ग्रेड वाला कोई एम्प्लॉय, बोले साहब वो डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं, तो बताओ कहाँ। बोले 359। तो आई गॉट इट नोटेड। जब मैं वहाँ गया ऑटो में, तो वो बोले कि साहब ये तो यहाँ किराए पे रहते थे, वो अब अपने मकान में रहते हैं। तो मैंने कहा वो अपना मकान था उनका और यहाँ किराए पे रह रहे थे। बोले तो जब मैं वहाँ पहुँचा के 11 न्यू दिल्ली साउथ एक्सचेंज पार्ट, तो वहाँ मैंने कहा दादा वो क्या था? बोले ये किराए पे था और मैंने वहाँ छोड़ के अपना मकान में। तो सिंस दैट 79 अप टू दैट। but they say that in Hindi film, especially music, as well as film as a whole, there was always a divide between Bengali influence and Punjabi influence. Punjabi and Bengali divide was always there. नहीं, देखिए ऐसा है, ये नलिन शाह बहुत अच्छी तरह बयान करते हैं, ये टॉपिक तो उनका है, लेकिन हुआ क्या कि जो आदमी जहाँ से आया, Because Salil Chaudhary never used Mohammad Rafi till Madhumati. For a very long time, he always said Mohammad Rafi means gimmicks. That was his opinion about Mohammad Rafi. साहब अगर गुलाम हैदर पंजाब से आए, लाहौर से आए, तो वहाँ की हवा उनके म्यूजिक में उनके साथ है, वहाँ उनका ट्रेंड आया। तो इसी तरह बंगाली का था, तो वो वहाँ से लाए। इन्होंने कहा माने बिस्वाजी कहते थे कि साहब इन्होंने फॉक म्यूजिक जो ट्यून्स है, फॉक म्यूजिक उसका बहुत अच्छा है। तो बोले साहब तो हमारी मदर हमारा फॉक म्यूजिक है, हमें उससे पारो करने में तो हम हाँ I have heard that Madhumati songs were recorded in the voice of Taras Babu. But Bimal Roy was not happy. Because Dilip used to insist that only Taras should sing. And लेकिन that एक was the बात first also Mohammad Rafi got Filmfare Award also. Taras, no, he was recorded in the voice of लेकिन Today गलत we का have- जमाना तो साहब वो छोड़ चुके थे, वो तो दीदार में देखिए तो गाने Deep into it. एक्चुअली उनका तो डाउनफॉल द डे ही स्टार्टेड एक्टिंग इन फिल्म, तो उनका 8-9 फिल्म एज एक्टिंग, वो क्या बारिश है और एक गांव की कहानी, और तो क्या उसमें क्या होता था कि फिर सिंगिंग में उनके 350 गाने हार्डली 350 गाने और 350 नॉन फिल्म में तो 700 गाने होंगे। अब्दुल्ला साहब कहेंगे साहब हजारों गाने, बट ही वाज सो जेंटल। वो हम उनके एक कंपाइलेशन उनका निकालना था, उनके ड्राइंग रूम में भी रेगुलरली विजिटेड फॉर 6 डेज। तो उनकी वाइफ भी वो जो उनकी वाइफ रहती थी, हाँ हाँ हाँ, तो वो बोले साहब आप दिन भर बातें ही करते रहते हैं, कुछ खाए पिएंगे। तो दिन भर 10 बजे पहुंचे, शाम को 5-6 बजे। वी रेगुलरली विजिटेड फॉर 6 डेज। हालांकि वो खुद हैंडीकैप से हो गए थे, चलने में भी दिक्कत थी, आवाज में भी। 91 की बात है, फिर 92 में तो वो हमारा कंपाइलेशन। अरे नहीं कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ HMV का एक गिमिक, बिकॉज ये एक पॉलिसी थी रिकॉर्डिंग कंपनी HMV की कि द सॉन्ग विच बिकेम पॉपुलर, वो 6 रुपए 60 पैसे का रिकॉर्ड 78 RPM बिकता, तो उसका सस्ता वर्जन ट्विन पे, उसका लेवल ट्विन था। ये रेड लेवल HMV बहुत कॉस्टली होता है,
जो 6 रुपए 60 पैसे, तो वो किसी भी सिंगर से, वो डुप्लीकेट सिंगर जिसको हम वर्जन रिकॉर्ड करते हैं, वो उससे गवाया और उनसे Is it the same thing मिलते ही हमके दिल हुआ? हाँ वो भी उसमें तलक की आवाज में तो ओरिजिनल है, लेकिन रफी तो हमें बनता ये है सिर्फ सेल गिमिक था और कुछ नहीं था। और मैंने तलक साहब से पूछा भी, मैंने कहा साहब आप क्यों गाते थे जब वो असली गा दिया, आपका एक अच्छा स्टैब्लिश सिंगर रफी ने गा दिया, फिर आप तलक महमूद कहाँ से आ जाते? बोले साहब हमें क्या, हमें तो पैसा मिलता है। यही वर्ड क्लियर वर्ड। मैंने कहा साहब तलक साहब आप ये बताइए इतना अच्छा गाना मोहम्मद रफी की आवाज में चल उड़ जा रहे, आपको क्या पड़ी? तो मैंने एक राज की बात बताऊं, मैंने कहा हाँ बताइए। बोले साहब इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, और कंपनी कहती थी कि वो आपको गाना है तो हम गा देते, हमें तो पैसा मिलता है। सेम थिंग पंकज मलिक was singing साइगा नहीं उसमें नहीं, सुनिए वो एक उनका एक लीगल एस्पेक्ट है। पंकज मलिक आर्टिस्ट इसके नहीं रहे आपके ये जो हिंदुस्तान। सैगल वाज इन परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट विद हिंदुस्तान। आप माई सिस्टर के देखिए सैगल के हैं उसमें, और बाहर उसमें पंकज मलिक। इसी क्यों? क्योंकि वो गाने उसको दूसरे कंपनी उसको रिलीज नहीं कर सकती। इवन वो केसीडे एचएमवी के आर्टिस्ट है, उनका गाना कभी भी बात दुनिया रंग रंगीली बाबा, आप देखिए फिल्म में कैसीडे और बाहर सैगल है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के कोई पुरवाई हो कुछ लीगल इसका सैगल साहब को कर लिया कि साहब आप बाहर किसी भी कंपनी का कोई गाना नहीं गाएंगे। तो एचएमवी में आप देखिए उनके एक्सेप्ट वो ये जो बक्सूर दास और तानसेन है, इसके लिए स्पेशल परमिशन दी गई, तो वरना ये कंपनी का था, मोनोपोली कंपनी की है। एचएमवी का तो और बुरा हाल है। वहां जब मैं गया हूँ साल्ट लेक सिटी कलकत्ता, एक ऑटो वाला बोले साहब वो तो 2 घंटे चलना पड़ेगा। मैंने कहा तुम 20 घंटे चलोगे ना, मुझे ले चलो। तो वो बहुत दूर से साल्ट लेक सिटी, इतनी लंबी उसकी चिमनी थी जहाँ रिकॉर्ड मैन्युफैक्चर होता, और दूर से एचएमवी ऐसे लिखा हुआ उसका लिखा। बोले साहब वो, मैंने कहा चलो ना भाई, लेकिन आई एम सॉरी टू से साहब वहाँ गए तो एक जेंटलमैन बहुत बुरी हालत में थी, कंपनी की जो अंदरूनी भी कोई सजावट कोई साफ और गंदगी मची हुई। तो एक आदमी बैठ के किताब खोल के ही वाज मेकिंग सम कंपाइलेशन फॉर ए सीडी। तो विनोद सुनथालिया शायद आपने नाम सुना, उसने रिकॉर्ड्स काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग भी एचएमवी को दी, और यादों की मंजिल एक सेट आया तो उसका बनाया हुआ था रिकॉर्ड, उसी की मतलब प्लानिंग थी। तो उसने कहा साहब ये कानपुर से आए हैं और ये आपसे कुछ एचएमवी के कैटलॉग्स वगैरह, तो बोले साहब यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है। तो मेरे हाथ में मेरा वॉल्यूम 2 भी था, तो ये देखिए इन्हीं की किताब। बोले अच्छा ये किताब सेल करने आए हैं तो हमें नहीं पता। तो ये उसने कह दिया। तो अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जिस किताब को खोल के वो कंपाइलेशन कर रहा था, दैट वाज माय कंपाइलेशन। तो उसने कहा था ये किताब छोड़ो, अब ये किताब देखो। बोले इसमें फोटो देखो किसकी है। उसने फोटो देखे और वो ऐसे कभी नीचे देखे कभी मुझे देखे कि हाँ ये तो यही खड़े हुए। तो लेकिन साहब वो आप जिसको मोटे लफ्जों में कहा ब्लंट वे में कि साहब वो वाकई कुत्ता छाप लोग थे। वहाँ कोई किसी को म्यूजिक से कुछ लेना देना नहीं, सब मैकेनिकली वो आए 10 से 5। उन्होंने कहा साहब एक ये मन्नाडे का एक कंपाइलेशन निकालो किताब, उसमें 10 गाने देखे। अच्छा ये 5 गाने ये ऑलरेडी इस एलपी पे या ईपी पे आ चुके हैं, बस वो वहाँ से उठा लिए। 5 गाने ये यहाँ से लेने हैं और एलपी बना कंपाइलेशन खास, मतलब म्यूजिक से लेना देना किसी को कुछ नहीं, सिर्फ वो मिंटिंग मनी बाकी कुछ प्रोडक्शन लाइन बिकॉज क्योंकि उनके पास मनी। और वो पता है इतनी चालाक थी कंपनी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वो क्या करते थे कि साउंड ट्रैक जो फिल्म बनी, फिल्म विजुअल और उसके नीचे जो ट्रैक वो ऑडियो ट्रैक, उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑल द टाइम साउंड ट्रैक, वो उसकी जो मिल्कियत है जो उसका मालिकाना हक है, दैट वाज ओनली वेस्टेड विद एचएमवी। तो वो उसमें कुछ भी कभी भी निकाल सकते हैं, उसको बिगाड़ भी सकते हैं। उसको चाहे वो आधा काट के निकाले तो भी उनकी मर्जी। प्रोड्यूसर हैज नो से टू इट कि कंपनी क्या है। आपसे मैंने खरीद लिया, आपका इसमें हक
क्योंकि वो एक ही कंपनी होती थी। और ये तो बहुत Polydor। बल्कि ये तो खरीद के इनको रेडियो सिलोन को बेचते थे, HMV से खरीद के, ताकि हमारे गाने वहाँ बजेंगे, फिल्म की पब्लिसिटी होगी, गाने बजेंगे तो हमारी फिल्म चलेगी। ये मैंने तो मैं 89 How come Radio Ceylon was so popular when everything was being done in India? Why only that? नहीं, इंडिया में क्या होता था, क्या नहीं होता था साहब, रिकॉर्ड लाइब्रेरी उनकी थी। हाँ, क्योंकि गाने बजाते थे और गाने यहाँ से प्रोड्यूसर भेजते थे, वो कोई खरीदते नहीं थे। वो Why All India Radio could not do something like what Radio Ceylon? ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। और मैं वहाँ के दिल्ली में जो विविध भारती और बॉम्बे में और दिल्ली में भी मैंने सीधा जाके डायरेक्टर के कमरे में मैंने कहा साहब आप लोग क्या करते हैं? पंडित नरेंद्र शर्मा, उन्होंने विविध भारती सर से स्टार्ट की, मैं 86 में उनसे मिला था। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा पंडित जी मुझे आपसे मिलना है। तो बोले हरमंदिर जी आपको कौन नहीं जानता? मैंने कहा दादा आप क्या कह रहे हैं? बोले नहीं, हम विविध भारती में जब थे तो आपकी किताबों का हमने इस्तेमाल किया और पूरी रिकॉर्ड लाइब्रेरी हमने मैनेज करवाई सिर्फ आपकी किताबों। ये उनके तो साहब दिल्ली में इन्होंने क्या किया कि ये लोग जिसको कहते हैं ना लकीर के फकीर, और वो कहते हैं साहब इस रिकॉर्ड की रॉयल्टी किसको जानी है ये पता नहीं, तो लिहाजा वो रिकॉर्ड बजाया ही नहीं। ये है उसकी रिकॉर्ड सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद मैंने खुद देखे वहाँ की अलमीरा में लकड़ी की अलमारियों में भरे पड़े और खुली पड़ी अलमारियाँ लवारिस। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस में मैं जब गया हूँ तो बुरी हालत में थे, लेकिन कोई छूने वाला नहीं। मैंने लाइब्रेरियन से पूछा था, मैंने कहा आप लोग बजाते क्यों नहीं? बोले साहब ये सब सरकारी वो है और किसको पड़ी है कि वो कहे कि साहब अब बाहर से आप अपना, जैसे मैं एज ए आर्टिस्ट वहाँ गया हूँ तो आप खुद लाइए बजा दीजिए, तो वो तो अलाउड है कि साहब वो आर्टिस्ट लाया था उसमें किसी का क्लेम नहीं, लेकिन उनके अपने रिकॉर्ड जो उनकी लाइब्रेरी में रखे हैं वो नहीं बजा सकते। ये है। और रेडियो सिलोन को जब जिसने भेज दिया, मुझे याद है पाकीज़ा का जब पहली दफा LP ये तलवीर सिंह परमार में बजा था, देखिए नया LP आया है गुलाम मोहम्मद का और ये सुनिएगा फर्स्ट टाइम सुनिए, और बिना किसी अड़चन के, मतलब उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं। तो इस तरह वहाँ तो रिकॉर्ड्स अभी भी हजारों की तादाद में रखते हैं। Because Radio Ceylon popularized Hindi songs in so many programs. जब आप गाओ थे, उसकी एक और भी वजह थी ना। हुआ क्या जो मिनिस्टर बिना का तो सब और पहले की बात है, हुआ क्या ये लोग खुद इन्होंने फिल्म म्यूजिक को बैन किया। वो जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे डॉक्टर BV केसकर, वो बोले साहब ये फिल्म म्यूजिक को स्क्रैप कर दीजिए, उसने बैन कर दिया, एक्सेप्ट क्लासिकल म्यूजिक कुछ नहीं बजेगा। और उसके बाद फिर इन्होंने विविध भारती सर से शुरू की के साथ फिल्मों, क्योंकि रेडियो सिलोन पॉपुलर हो गया और 6 साल में इतना 51 से तो उसने एस्टैब्लिश कर दिया अपने आप। तो इन्होंने कहा साहब ना हमारे रिकॉर्ड्स किसी काम के बनेंगे और ना हमारा स्टाफ किसी काम का है, तो क्या होगा? तब ये विविध भारती एक अलग विंग एस्टैब्लिश किया गया 50 और उसके बाद फिर उसमें ये फिल्मों के गाने और ये सब की पर्सन पंडित नरेंद्र शर्मा के जितने नाम छाया गीत या जितने अच्छे अच्छे नाम थे प्रोग्राम्स के वो सारे उनके थे। छाया गीत, जयमाला तो बहुत शाम को 7:45 बजे से 8:45 तक फौजी भाई कोई स्पेशल कोई आर्टिस्ट पेश करने आता है, मुकेश लता और ये सब। One thing it is very bad. There is not even single TV channel which will play Hindi film music all the time. है जरा चल तो कोई बुरी बात नहीं है। आप देखिए 5-6 चैनल है ऑल द टाइम, आपको पता नहीं। मैं भी सुनता हूँ ऑल द टाइम। there are dedicated channels ಅಲ್ವಾ? ಇದೆ
बॉलीवुड फॉर यू करके है, कई आप अगर कैसेट देखें आप वो बात अलग है कि आपने कैसेट नहीं लगा और आप Before सर्च I'm नहीं करेंगे। married or education? I'm not married. Okay. So Education wise, I'm a journalist. I'm a journalist. Journalist. I'm a journalist, but I cover technology. Huh? I cover मैं technology. बेंगलोर आया था तो Technology. वर्क स्पेस हाँ. journalism ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವರು ಇದ್ರು ಪದ್ಮನಾಭ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೆಸರು Only at that time, yes, I came. I'm in Bangalore. Huh? I'm in Bangalore. Oh, Bangalore. yeah. मैं उनके स्टूडियो में गया था क्योंकि वही रिकॉर्डिंग थी और वो लाइव उन्होंने इसको टेलीकास्ट किया। Old Hindi songs and then the classical बहुत- music, the बहुत- new Hindi songs. Wordspace was the और best. शायद उनका अलग रेडियो सेट या ट्यूनिंग सेट भी पता नहीं देते थे No, समथिंग it was a satellite radio. सैटेलाइट उनका बहुत ही अच्छा काम था, उनके 2-3 अनाउंसर से भी मैं मिला था तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। And they used to conduct a lot of interviews with the Yeah, world yeah, artists. yeah. And the best I heard the last one with Karelan. That नहीं नहीं, उनके जो डेडिकेटेड थे अनाउंसर्स और ऑफिस बियरर्स, मैं उनके यहाँ गया था और वो मुझे आके जहाँ मैं स्टे किया था वो अपने स्टूडियो में लेके गए और उन्होंने बहुत अच्छे unfortunately because of financial status, it all हाँ had to close down. स्पॉन्सर या एड्स नहीं मिले उन्हें। सर आप रेडियो सिलोन विजिट किए हैं? तो मेरी ये इच्छा मन में रह गई, उसकी वजह थी कि मेरे पास 10-20 हाथ अगर होते साथ देने वाले तब तो मैं सबको साथ में लेके शर्तिया पहुंच गया होता और यकीन मानिए 1 महीने में तो यह होने वाला नहीं। एटलीस्ट आई Would have stayed. would have required to spend 6 months off। कि आप कहाँ तक देखेंगे, मैं स्टेट बैंक का वर्कर भाई 15 दिन तो छुट्टी मिल जाएगी और 6 महीने गायब हमें निकलो बाहर। Even then I spent my most of holidays, ये जो लीव छुट्टियाँ और वो जो LTC LFC मिलता था, bonus over time I have spent in making this compilation and publication work। क्योंकि उस publication क्यों मुझे करना पड़ा साहब सुनिए। Basically I am a music lover। साहब मैं ढूंढने निकला, मलैया साहब से कहा साहब बताओ ये गाना कैसे बनता है, साहब मुझे भी नहीं पता, आप बताइए, किसी ने नहीं बताया। तो then I had to become a compiler, मतलब I was bound to become a compiler, मतलब जिसको कहते हैं हिंदी में मरता क्या ना करता कि साहब अब तो जब वो समुंदर में डाल दीजिए तो आत्मा मारेगा और कुछ ना कुछ तो करेगा। तो कंपाइलर बना। कंपाइलर के बाद क्या हुआ, 78 में I was in a position to come out with at least 1 volume for publication। It happened in middle of 78, so I chose this volume 3, 51 to 60। हुआ क्या साहब, established हमारे पब्लिशर कानपुर के, तो मैं गया उनके पास, तो मैंने कहा साहब ये एक बुक है एंड यू हैव टू पब्लिश। तो वो साहब ऐसे उन्होंने किया साहब, आज तक मुझे याद है, ऐसे ऐसे किया तो ऐसे रख लिया, बोले आप कौन है और ये क्या बला है, लाइक दैट ही रिएक्टेड। तो मैंने जब उसने ये कहा कि आप कौन है, तो मैंने कहा मुझे तो ना पहचाने कोई बात नहीं क्योंकि मैं स्ट्रेंजर हूँ, लेकिन कम से इसको तो देखता, इसको तो पहचानता, और उसने इसको भी तवज्जो नहीं दी। मैंने आई लिटरली स्नैच्ड माय मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम हिज हैंड्स, और उसकी दुकान 3 स्टेप्स ऊंची थी, तो मैं उसी की तरफ फेस करते हुए मैं उल्टे कदम से नीचे आ गया रोड पे, और ये तय कर लिया कि आई विल नेवर मेट विद एनी पब्लिशर, बुक सेलर और whosoever is connected with publication and selling of these books। तो देन आई थॉट कि साहब करना क्या है, मैं तो वहाँ के दरवाजे ही बंद कराया, और वो इसलिए कि साहब वो वैल्यू ही नहीं समझ रहा, तो वो हमें क्या करेगा वो। तो देन क्या हुआ, मेरी नौकरी स्टेट बैंक में लगी 72 में। By 78 I had saved some money out of my bonus, overtime, whatever I could get, और थोड़ी बहुत सेविंग। और नॉट ओनली दैट, बिकॉज मेरा जो बुलेटिन था अक्टूबर 71 से एक न्यूज़पेपर, एंड आई अपील टू ऑल द म्यूजिक लवर, 500-600 कॉपीज, ज़्यादा नहीं, बट आई हैव गुड कॉन्टेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया विद द म्यूजिक लवर्स। तो मैंने कहा भाई इसमें कुछ दान करिए, कुछ दक्षिणा करिए या कॉन्ट्रीब्यूट करिए। तो एट दैट टाइम people contributed for 500 in 78 and it has had good value of 500, 2-3 लोगों ने तो 1000। तो somehow I collected 25,000 और उसमें मैंने वॉल्यूम 1 पब्लिश किया। और अब मैंने अप्रोच किसको किया, म्यूजिक डायरेक्टर RC बोला, म्यूजिक डायरेक्टर C रामचंद्र,
तो साहब उनका जवाब क्या आया? Being elderly person, ये 79 अर्ली 79 की बात, क्योंकि 79 एंड तक वो वॉल्यूम वाज मेड रेडी फॉर सेल। आरसी कोराल साहब का जवाब यह है, टाइपराइटर पे टाइप होके कि साहब सॉरी, मैं और मेरा स्क्वाड कलकत्ता से लखनऊ आएगा बाई एएस, वहां से बाई टैक्सी आपको कानपुर मुझे लाना एंड सिमिलर वे आपको मुझे ड्रॉप करना। तो सब उस वक्त उन्होंने उसका शायद 18 या 19 हज़ार रुपये उसका टोटल खर्चा था। तो मैंने उनकी चिट्ठी जो है किनारे इसलिए रख दी कि साहब मेरी किताब छपने के लाले पड़े हैं, हम इनको कहाँ अफोर्ड करेंगे। Same thing happened with this music director Ramchandra. At that time he was residing in Pune. सरगम था शायद उनके इसका नाम, सरगम पता नहीं बॉम्बे का था, यहाँ भी कुछ ऐसे ही था। तो वन मिस्टर SD किणिकर, शशिकांत किणिकर, a good music director. तो वो बोले साहब, वो भी कह रहे हैं कि साहब वो अपने किसी के साथ आएंगे और उनको आने जाने का खर्चा दीजिए, वो भी तो 20-25 हज़ार आने का लाभ। I cannot even think of doing or inviting. So somehow that my first publication was released without any formal function. Well, it took me about 4 years to dispose of. January 81, 81, 82, 83. So it took more than 3 years. Slowly, एक मैं आपको बहुत मजेदार बात बताऊंगा, which I could never imagine कि ऐसा हो सकता। मैं आपको बताऊं, शायद आप लोग पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, कानपुर इज वास्ट और मे बी स्प्रेड टुडे known for notorious के बदमाशी होती है और बेईमानी। One Dr. Yasin Dalal from Rajkot, I visited Rajkot for the second time in 87। तो वो भी आया, वो भी ऑडियंस गेट टुगेदर था, बैठे। तो बोले साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कहा बताइए। बोले मैंने आपसे 83 में वॉल्यूम 3 खरीदा था। मैंने कहा आप नाम बताइए। बोले यासीन दाला। मैंने कहा हाँ मुझे याद है, आपको मैंने बुक दी। तो ही वॉज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट। तो बोले साहब आपको मैंने पैसे भेजे, उस वक्त VPP वैल्यू पेबल पोस्ट होती थी कि साहब 10 रुपये आप एडवांस भेजें, सो दैट आई कैन रीड विद द पोस्टेड पैकिंग पोस्टेड and you can pay rest of the money when you claim Receive the तो साहब मैंने पैकेट छुड़ा लिया, आपको 10 रुपये मनी ऑर्डर से भेजे, 25 रुपये मैंने उसको पे। और जब तक मैं वो किताब मैंने खोल के देखी नहीं, तब तक मैं ये समझ रहा था कि साहब कानपुर है, कानपुर का करने वाला आदमी है। दो बात, एक तो कानपुर बदनाम है, बेईमानी है, और दूसरा ये काम कोई कर नहीं सकता। Nobody can even think of doing such sort of comparison। तो साहब ये तो कंकड़ पत्थर है, लेकिन अब पैसा दिया तो खोलना तो है किताब। अब खोली किताब तो हर पेज पे हैरानी उनको कि साहब ये तो पूरी डिटेल है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन।